फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर स्टडी विद सागर में। और फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको पॉलिटी का क्लास हम लोग करेंगे, जिसमें एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आपका क्लास चैप्टर 2 होने वाला है, जो चैप्टर का नाम है उद्देशिका। पहला चैप्टर आप लोग अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपके बीपीएससी टीआरई 4, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इसमें एमसीक्यू प्रश्नों के साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि आपका प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। कोई भी प्रश्न करने के बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और आपको पता है, जब एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपको एक प्रश्न से काफ़ी 2 से 3 प्रश्न क्लियरेंस होता है, ठीक है। टीआरई 4 जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सभी क्लास के लिए, ठीक है, पीआरटी से लेके पीजीटी तक में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। क्या की गई है? आप लोग आंसर इसका पता है तो आप लोग कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले आप लोग प्रश्न समझिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो क्या व्याख्या की गई है जो प्रस्तावना में दी गई है? तो आपको इसका पहले ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको यह देखना है कि प्रस्तावना में जो इसका आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई तो क्या दी गई थी। तो इसका आंसर है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ठीक है। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधित अध्याय में की गई है, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम में आया ये प्रश्न। आपके टीआरई 4 में भी ये प्रश्न को देखा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको चैप्टर वाइज इसलिए भी करवा रहा हूँ ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम का जब आप तैयारी करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज जब आप लोग का पढ़ा हुआ रहेगा तो कहीं से भी प्रश्न आए आपको दिक्कत नहीं होगा। बीपीएससी एईडीओ का नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो एईडीओ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी बहुत हेल्प मिलेगा इस क्लास से आपको, ठीक है। पहला चैप्टर आप लोग ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में पहला चैप्टर का लिंक दिया हुआ है और चैनल पर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है, आपको पहले इसका प्रश्न पढ़ना है, आंसर इसका जो ऑप्शन दिया रहता है वो पढ़ना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का बंधुत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था?
ये प्रश्न का मतलब ये है कि जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय क्या स्थिति था, वस्तु स्थिति क्या रही होगी। आपको यहाँ से एक प्रश्न और आपका क्लियर हो रहा है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में जो संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, संविधान भारत में कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। ये भी प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब भारत में संविधान लागू किया गया था। तो क्या स्थिति था, ऑप्शन देख लेते हैं। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ये नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्यों होगा, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। ठीक है, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। ये क्या गया था, भारत तथा इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सॉल्यूशन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस प्रश्न में आपको क्या सीखने को मिला, प्रश्न पहला इसमें देखने को आपको मिलेगा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नाम भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद किसमें, 1 में। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो जी ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सॉल्यूशन देखते हैं। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। कौन थे, एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान एक आर्द्र परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये दो प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया था। प्रश्न में कह रहा है आपको कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया था, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना। तो कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। प्रश्न मैं आपको फिर सॉल्यूशन पढ़ के बता रहा हूँ, समझा देता हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। जब भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे उसमें प्रस्तावना में सबसे पहला क्या स्टार्ट होता है, तो हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है, संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। भारत की जनता में ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। प्रश्न मैं आपको फिर से दोहरा दे रहा हूं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। यहां पूछ रहा नहीं था। जब आप एग्जाम देंगे
तो आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न पूरा पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न में नहीं वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले प्रश्न को 2 बार ज़रूर पढ़िए। ऐसा ना हो कि प्रश्न कुछ और कह रहा है और आप आंसर कुछ और लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। इसका आंसर हो जाए अखंडता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। किसके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 क, 14 क और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में से संशोधन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होगा कि सर, ये जो हम लोग एडीओ का एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट मंथ में, क्या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो हाँ, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये ध्यान दिए कि मैं जो क्लास करवा रहा हूँ, पहला चैप्टर जो एमसीक्यू करवाया, चैप्टर वाइज है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर का एमसीक्यू पूरा करवा दिया, ये दूसरा चैप्टर का करवा। चैप्टर वाइज जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करें, जब चैप्टर वाइज आपका क्लियर हो जाएगा सारा एमसीक्यू प्रश्न, तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। तो एडीओ, बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? सार्वभौमिकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, मानव अधिकार समान होना चाहिए। किसी भी तरह के हम लोग उसके साथ छुआछूत, कोई भी तरह का हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न का सही आंसर है। आगे प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? प्रश्न कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो सही भाव क्या व्यक्त करता है, पहले हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में जरूर बताइए अपना। भारत में अनेक धर्म हैं, ये नहीं होगा। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी नहीं होगा। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी नहीं होगा। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। इसका क्या मतलब है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। राज्य में क्या धर्म होगा, राज्य का कोई धर्म तो नहीं होता है। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि सेक्युलर शब्द का संविधान की किस प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था, किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित है, नहीं है। लेकिन नहीं वाला प्रश्न आ गया ना, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। किसका लक्ष्य रखा गया? धर्म, उपासना, स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। धातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो किसमें किया है? तो केशवानंद भारती विवाद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये केशवानंद भारती विवाद आप लोग को जरूर पता होगा। ये हम लोग किसी अगले वीडियो में, स्पेशल वीडियो में केशवानंद भारती विवाद से संबंधित हम लोग पूरा इसका डिस्कस करेंगे। काफ़ी चर्चित ये विवाद है। जो स्टूडेंट जानते होंगे कि केशवानंद भारती विवाद क्यों सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस का बेंच इसका केस सुनता था, काफ़ी हियरिंग हुआ है, इसका मैं आपको स्पेशल वीडियो में समझा दूंगा केशवानंद भारती विवाद क्या था। ठीक है, अभी आप लोग प्रश्न की ओर देखिए, शॉर्ट में समझिए। 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसमें बदल दिया? केशवानंद भारती में, और केरल बनाम केरल में बदल दिया गया। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान में मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। काफ़ी केशवानंद भारती काफ़ी चर्चित विवाद है, तो ये अभी प्रश्न तक ही सीमित रखिए इसको। तो इसमें जितने भी प्रश्न थे इस चैप्टर में आज का कंप्लीट हो गया। मैं आपको पहले भी बोला था, हम लोग डेली एक चैप्टर को करेंगे इसी टाइम पर। ठीक है, जितने भी MCQ की क्लासेस होंगी NCERT बेस्ड, आपका ऐसे ही डेली एक एक क्लास होगी, जिसमें से कि आप अपना क्लास अच्छे से करिए। कोई भी तरह का डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर अपना डाउट लिखें। और चैप्टर वाइज क्लास कराने का मकसद यही है कि कोई भी एग्ज़ाम का जब आप तैयारी करते हैं तो आप चैप्टर वाइज जब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटता है। BPSC से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, जैसे AEDO का नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, आप नेक्स्ट ईयर ही लेके चल सकते हैं क्योंकि 2026 में एग्ज़ाम होनी है। ठीक है, तो AEDO के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, BPSC TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्ज़ाम, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास MCQ NCERT बेस्ड क्लास है। ठीक है, चैप्टर 1 का क्लास मैंने पहले करवा दिया है। जो नहीं देखें, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट अगर चेक नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 क्लास का लिंक दे दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगा। पहला चैप्टर जरूर क्लास कर लें। ठीक है, ये सारा NCERT क्लासेस मैं आपको डेली करवाऊँगा, बस वीडियो में आप लोग बने रहिए। चैनल में अगर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस क्लास का PDF नोट्स आपको, जो मैं भी आपको क्लास करवाया, इसका लिंक नहीं, इसका PDF आपको सेम टू सेम इस क्लास का टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जितने भी क्लास अभी तक हुई है सभी का PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।